और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, मस्त हैं और बेहतरीन हैं। और अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं जो आपके आरपीएफ में आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। विक्की, सिद्धि, अंजलि, धर्मेंद्र, अनिल, मीनाक्षी, आर्मी, अभय, सभी का तहे दिल से स्वागत। तो आज का खूबसूरत सा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मस्त वाला सेशन है, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा गदगद 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 हो जाएंगी। और पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। ये कह रहा है कि 50 का विक्रय मूल्य 21 के क्रय मूल्य के बराबर। तो यहां से क्या मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो। और पता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के रेशो में आमने सामने की वैल्यू होती है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू 50 और विक्रय मूल्य की वैल्यू 21। तो क्रय मूल्य की वैल्यू 50 और विक्रय मूल्य की वैल्यू 21। तो क्रय मूल्य की वैल्यू 50 और विक्रय मूल्य की वैल्यू 21। क्रय मूल्य की वैल्यू 50, विक्रय मूल्य की वैल्यू 21, आमने सामने की वैल्यू। तो यहां से मुझे मुझे पता चला कि क्रय मूल्य 50 है और 21 रुपए विक्रय मूल्य है, तो 29 रुपए का लॉस हो गया। और ये लॉस परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 29 रुपए का लॉस 50 पर गुणा 100, और 50 से 100 को काटूंगा 2 बार, तो मैं बोल सकता हूं कि 58% का लॉस हो गया। 58% की हानि हो गई, 58% की हानि हो गई, 58% की हानि। बहुत बढ़िया। दूसरा, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 8, 75 और 15 से विभाजित है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 8, 75, 15 से विभाजित है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 8, 75, 15 से विभाजित है। जल्दी से बताओ। अच्छा, नियम लगाओ कि दिमाग लगाना मेरे प्यारे साथियों, कि जो संख्या 75 से विभाजित है तो वो 25 से भी विभाजित होगी। भाई, जो संख्या 75 से विभाजित है वो 25 से भी विभाजित होगी ना। 25 के भाजकता का नियम लगा लो। 25 के भाजकता का नियम कहता है, क्या कहता है? ये तो यार, ये तो तुरंत कर दोगे आप यार। भाई दिमाग लगाओ कि ऐसी संख्या देखनी है जो 12, 8, 75 और 15 से विभाजित हो, और 75 में छुपा हुआ है 25। 25 के भाजकता का नियम, लास्ट के दो अंक 0, 25, 50, 75 होने चाहिए। ये 25 के भाजकता का नियम है। ये कतई 25 से विभाजित नहीं, ये संख्या कतई 25 से विभाजित नहीं, ये संख्या कतई 25 से विभाजित नहीं। केवल फोर्थ ऑप्शन बचा, फोर्थ ऑप्शन बचा कि फोर्थ ऑप्शन में ही आपका भाग जाएगा 25 का। 25 के भाजकता का नियम पकड़ लो, 3 के भाजकता का नियम पकड़ लो यार, बहुत सारे भाजकता के नियम पकड़ लो इसमें। चलिए, बहुत सारे नियम पकड़ सकते हैं आप इसमें। 7 संख्याओं का औसत 43 है। 7 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? 7 संख्याओं का औसत 43 है, प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए। अच्छा, जो छेड़खानी हम प्रत्येक संख्या में करेंगे वही छेड़खानी आपकी औसत में होके आ जाएगी। सीधा सीधा सा कंसेप्ट है इसमें। तो जो छेड़खानी हम औसत में करेंगे वही छेड़खानी आपकी, जो जो छेड़खानी हम संख्याओं में करेंगे वही छेड़खानी औसत में आ जाएगी। 7 संख्याओं का औसत 43 है।
अगर मैं प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दूं तो औसत में भी 7 घट के आ जाएगा, औसत में भी 7 घट के आ जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा 36। चलिए तुरंत बताओ, तुरंत के तुरंत। समय नहीं लगना चाहिए। बहुत बढ़िया। सत्रह संख्याओं का औसत 143 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? 143 माइनस 3, नया औसत 140 होगा, 140 होगा। चलिए पूरी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अंकीय संख्या ये 8 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान। बाबू ये संख्या 8 से विभाजित है तो हमें x का न्यूनतम मान बताना है, x का न्यूनतम मान बताना है। अच्छा, 8 के भाजकता के नियम में लास्ट के 3 अंकों को पकड़ना होगा। 8 के भाजकता के नियम में 8 के भाजकता के नियम में लास्ट के 3 अंकों को पकड़ो। पूरी क्लास लास्ट के 3 अंकों को पकड़ो। इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। आ हा 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 8 का भाग जाना चाहिए इसमें। अब x का वैल्यू पुट करके देख लो, x का वैल्यू 1 पुट करके देखो। 8 एकम 8, 3 बज गया 36, 36 में तो 8 का भाग जाता नहीं। अब 2 पुट करके देखूंगा, 8 दूनी 16, 5 अट्ठू सत्तू 56, तो 2 रखने पर 8 का भाग चला गया तो 216। तो x का न्यूनतम मान पूछा है तो भाई 2 से तो न्यूनतम, एक तो खत्म ही हो गया ना। अब 2 तो न्यूनतम है ना, 3 और 5 के अलावा। अब भाई जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताना प्लीज, फटाफट फटाफट, विनती है आपसे। 8 अंकीय संख्या को 8 से विभाजित बनाने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा? भाई 8 से विभाजित कर रहे हैं तो हम लास्ट के 3 अंकों को पकड़ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लास्ट के 3 अंकों को पकड़ लो, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। एक 52 64 x 24 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होगा? अब ये संख्या 8 से विभाजित है। नहीं बेटा, दो, अब इसमें बहुत से भी दो बोल रहे हैं, बहुतों ने एक रखा होगा। 8 एकम 8, 4 बज गया 44 में 8 का भाग जाता नहीं, फिर उन्होंने 2 रखा होगा। 8 दूनी 16, 6 बज गया अट्ठू अट्ठू 64, तो उन्होंने 2 टिक कर दिया। लेकिन बेटा 2 से न्यूनतम बैठा है 24, दो से न्यूनतम बैठा है 0, तो 2 वालों थोड़ा सा लगाम। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 24 में भी 8 का भाग जा रहा है, 8 है 24। ये बात क्लियर होगी? चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आपका यहाँ पर आंसर 0 2 नहीं होगा, यहाँ पर तो आंसर 0 ही होगा, 0 ही होगा। एक हैक दे रहा हूं, बहुत बढ़िया प्यारा सा हैक दे रहा हूं, ध्यान से दिमाग में घुसेड़ लेना कि अगर हम 3 संख्या में 8 का भाग दे रहे हैं और लास्ट की 2 संख्या में 8 का भाग चला गया, देखो 24 में 8 का भाग चला गया, तो x का मान आपका हो सकता है 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो अगर ये यहाँ पर x का मान 0 2 4 6 8, ये ही हो ये हो सकते हैं। x का मान 0 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है इनमें से। अगर ये 8 से विभाजित हो गया, देखो 8 या 24, तो x का मान आप 0 2 4 6 8 कुछ भी रख सकते हो। तो न्यूनतम मान पूछा है तो 0। क्लियर हो गया? चलिए बहुत प्यारा सा नियम है।
एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है और उसे 22% का लाभ होता है। अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट के संग संग प्रॉफिट भी दे रखा है, बहुत पूछा जाता है यार, ये ना ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 492 है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है और 22% का लाभ कमाता है। 39% की छूट दे रहा है, तो आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो ये ऐसे निकाल सकते हैं, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी से। 100 माइनस डी 100 प्लस पी, ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, तो 39% की छूट देता है और 22% का लाभ कमाता है। स्टेज ऐप पे एक फिल्म देखिए भाई, 12वीं वाला प्यार। 39% की छूट दी है, 100 में से 39 गया तो 61 और 22% का लाभ कमाता है। 100 में 22 जोड़ा 122, तो यहां से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो आ गया 1 और 2। दोस्तों क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो आ गया और आपका अंकित मूल्य देखा 492, तो मतलब इसका वैल्यू 492, दो का वैल्यू दे रखा है 492, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 246 का गुणा, तो एक में 246 का गुणा करूंगा तो आपका क्रय मूल्य 246 आ जाएगा। तो इस मेथड को तो जानती हैं आप, कई बार मैं हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन ये मेथड कराता रहता हूं, ये वाला मेथड हर तीसरे चौथे दिन तो रिपीट ही हो जाता है। और ये ऐसे मेथड है कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन मेथड है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरी क्लास जल्दी से करके बताओ, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लो आप। एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 28% की छूट देता है जिससे उसे 8% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 28% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 28 गया तो बाबा 72, 8% का लाभ कमा रहा है, तो 100 में 8 को जोड़ा 108, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, क्या अनुपात है? 2 और 3 है। तो भैया उस वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 300, तो 3 की वैल्यू 300, कितने गुना दोस्तों? 100 गुना, तो 2 का 100 गुना करेंगे तो 200 आएगा, क्रय मूल्य 200 आ जाएगा। सीधा सीधा दिख रहा है, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 200। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 200। अच्छा मुझे एक बात बताना सभी साथी, छोटी सी बात, एक चाय आपकी 30 रुपए किलो वाली, एक चाय 40 रुपए किलो वाली, इनको मैं किस अनुपात में मिलाऊं कि इनका मूल्य 33 रुपए पर केजी हो जाए? एक छोटी सी बात बताओ सभी, बताना कि एक चाय 30 रुपए किलो वाली है, एक चाय 40 रुपए किलो वाली है, कि मैं इन दोनों चायों को किस अनुपात में मिलाऊं कि इन चाय का मूल्य 33 रुपए पर केजी हो जाए। ये मूल्य, ये पहली चाय का मूल्य, ये दूसरी चाय का मूल्य, ये दोनों का मूल्य, तो एलिगेशन मेथड मैं यूज करूंगा। तो आप जल्दी से बताना कि मैं इन चायों को किस अनुपात में मिलाऊं। बहुत बढ़िया, 40 में से 33 गया बाबू 7, 33 में से 30 गया, कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैं इन चायों को 7 और 3 के रेशो में मिलाऊंगा, मैं इन चाय को 7 और 3 के रेशो में मिलाऊंगा। ये चाय का मूल्य है। अब ध्यान से समझते हैं क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे समझ में नहीं आता कि क्या चीज ले एलिगेशन। अब ध्यान से सुनना, 22 रुपए प्रति केजी की 22 केजी चाय में 14.5 रुपए प्रति केजी की कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण की कीमत 18 रुपए पर केजी हो जाए। पहले कीमत पकड़ो, कीमत, एलिगेशन जो लगता है इसमें कीमत पर लगता है। तो पहली चाय की कीमत है 25 रुपए पर केजी, ये तो इसकी मात्रा है 22 केजी। मात्रा को मत लेना, मात्रा को बाद में लेंगे। इस वाली चाय की कीमत ये रही, चीनी की कीमत ये रही, मिश्रण की कीमत ये रही। कीमत पकड़ लो, कीमत पकड़ लो। तो हमने चाय की कीमत पकड़ ली, कितनी पकड़ ली? 25। चाय की कीमत पकड़ ली 25, चीनी की कीमत पकड़ ली 14.5। ये चाय की कीमत है, ये चीनी की कीमत, चाय की कीमत, चीनी की कीमत, मिश्रण की कीमत 18।
तो मैं पहले चाय और चीनी का अनुपात निकाल सकता हूं। यहां से मैं चाय और चीनी का अनुपात निकाल सकता हूं दोस्तों। मैं चाय और चीनी का अनुपात निकाल लूंगा। ये बेटा, ये चाय की कीमत, ये चीनी की कीमत, कीमत पकड़ो, चाय की कीमत, चीनी की कीमत, मिश्रण की कीमत, चाय की कीमत, चीनी की कीमत, मिश्रण की कीमत। 18 में से 14.5 को घटाऊंगा तो ये 3.5 आएगा, और 25 में से 18 को घटाऊंगा तो ये वैल्यू 7 आएगी। आहा, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक नंबर तो आगे एक जीरो, 35 से कम 35, 35 दूनी 70। तो ये उनकी मात्रा का अनुपात आ गया, मात्रा का अनुपात। मतलब पूरी बात ध्यान से सुनना, चाय 1 है, चीनी 2 है, चाय 1 चीनी 2, चाय 1 चीनी 2, चाय 1 चीनी 2। और चाय कितनी दे रखी है, चाय की मात्रा देखिए 22 केजी, तो ये 1 की वैल्यू 22 केजी। चीनी की मात्रा पूछी है, कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, तो 1 की वैल्यू 22, 2 की वैल्यू 44। 1 की वैल्यू 22, 2 की वैल्यू 44, 1 की वैल्यू 22, 2 की वैल्यू 44। तो चीनी की मात्रा है 44 केजी। 44 केजी हम चीनी मिला रहे हैं। इस सिद्धांत को फोड़ो, इसी सिद्धांत से इस क्वेश्चन को फोड़ना है, एलिगेशन लगाना है मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, और हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि आप लगा लोगे भैया। लगा लोगे। चलो थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, ये बेटा ये 30 केजी है ना, एक छोटा सा करेक्शन है बाबा, ये 30 केजी है, मैंने गलती से यहाँ पे 21 केजी लिखवा दिया, ये करेक्शन है। इस करेक्शन के आधार पर आप दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा पूरी क्लास। दोबारा मौका दे रहा हूं, दोबारा सॉल्व करो। बहुत बढ़िया। आपकी 2 प्रकार की चाय है, सॉरी 1 प्रकार, 25 रुपए पर केजी की 30 केजी चाय, ये चाय की कीमत और ये चाय की मात्रा 25 रुपए किलो है और 30 केजी है। तो एलिगेशन किस पे लगता है, कीमत पर। तो पहले कीमत को पकड़ना होगा। तो हमने पहले चाय की कीमत ये रही 25 रुपए पर केजी वाली चाय को 13 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ, ये चाय की कीमत, ये चीनी की कीमत, ये मिश्रण की कीमत। तो चाय की कीमत कितनी है बाबा, चाय चीनी 2 जने हैं, चाय चीनी एग्जाम में मत लिखना। चाय की कीमत है 25, चीनी की कीमत है 13, मिश्रण की कीमत है 18। चाय की कीमत है 25, चीनी की कीमत है 13, मिश्रण की कीमत है 18। आ हा 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 हा, 18 में से 13 गया 5, 25 में से 18 गया बाबू 7। ये चाय और चीनी की मात्रा, चाय चीनी की मात्रा का अनुपात आ गया। और चाय दे रखी है आपकी 30 केजी, तो बाबा 5 की वैल्यू दे रखी है 30 केजी, 5 की 30 6 गुना, तो 7 का 6 गुना कर दूंगा 42। आहा हा, 42 केजी इज द राइट आंसर। आपका जो आंसर होगा वो 42 केजी होगा, 42 केजी होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल से बताना। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके बिल्कुल शानदार तरीके से उतर गई होगी। बोलो यस और नो, यस और नो पूरी क्लास, जल्दी से बताओ पूरी क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन समझने से पहले मेरी एक बात जरूर सुनना, बहुत मजा आने जा रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे लाडलो, बहुत प्यारी सी बात। अगर 2 की पावर 3 है, सॉरी अब मैं बोलूं 2 की पावर अगर 13 है और 2 इंटू 2 की पावर 10 है, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 10, अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, आप सबको पता है अगर बेस सेम है पावर जुड़ती है, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी।
बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी, 13 और 10 23, तो भाई मैं 2 की पावर 23 लिख दूं इसको। इनटू में पावर जुड़ती है, अगर मैं लिख दूं इसको, मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 23। अगर मैं 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 10 भाग 2 की पावर 5, अब जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा इंटू वाली पावर जुड़ेगी और भाग वाली पावर घटेगी, सीधा सा कंसेप्ट है। इंटू वाली पावर जुड़ेगी, इंटू वाली पावर जुड़ेगी और भाग वाली पावर घटेगी, सीधी सी बात है। तो मतलब 2 की पावर 11 इंटू वाली पावर जुड़ेगी प्लस 10 और भाग वाली पावर घटेगी, सीधा सा एक कंसेप्ट। इंटू वाली पावर जुड़ती है और भाग वाली पावर घटेगी, इंटू वाली पावर जुड़ेगी और भाग वाली पावर घटेगी, इंटू वाली पावर जुड़ेगी, भाग वाली पावर घटेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, 11 और 10 21, 21 में से 5 गया 16, 2 की पावर 16। एक और करके बताओ कि अगर 2 की पावर 13 इंटू 2 की पावर 7 भाग 2 की पावर 5, पूरी क्लास जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 2 की पावर में कितना होगा, सभी का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आना चाहिए, जो मतलब मजा ही आ जाए, दिल खुश हो जाए, आत्मा ही ऐसी गदगद 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 करनी लगे कि मजा ही आ जाए, दिल खुश हो जाए, आत्मा कहीं वाह सर मजा आ गया, ऐसे बताओ। इसमें एक्सपर्ट बना दूंगा, इसमें 2 क्वेश्चंस आए थे इसी मतलब, है ना। चलिए भैया, तो मैं बोलूंगा 2 की पावर 13 प्लस 7 माइनस 5, 13 प्लस 7 माइनस 5, 13 और 7 20, 20 में से 5 गया 15, तो 2 की पावर 15, तो ये वैल्यू बनेगी 2 की पावर 15। तुम्हारे लाइफ के ऐसे ऐसे राज खुल जाएंगे। 2 की पावर 15। अब ट्विस्ट है, एक छोटा सा ट्विस्ट, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर माइनस 8 भाग 2 की पावर माइनस 3। अब बताओ याद रखना, इंटू वाली पावर जोड़ेगी तो 2 की पावर 10, इंटू में दिखे तो प्लस ही मारना, और यहाँ पे क्या है -8, ठीक है। और भाग वाली पावर घटेगी तो इसको मैं माइनस लिखूंगा, और ये है -3। भाई इंटू वाली पावर जोड़ेगी, सीधा सा कंसेप्ट है, और ये पावर क्या है -8 है, और भाग वाली पावर घटेगी, ये घटेगी, भाग वाला मतलब पावर घटेगी, और ये -3 तो है ही, और प्लस और माइनस की लड़ाई होती है तो माइनस बनता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस 8 में 10 में से 8 गया, 2 और 3 5, तो मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको फोड़ने हैं, मैंने कंसेप्ट दिया है आपको, मैंने आपको कंसेप्ट दिया, उस कंसेप्ट का यूज करके इन क्वेश्चनों को फोड़ो। 2 क्वेश्चन है, 11 और 12, और मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, फोड़ देना आप बिल्कुल, ठीक है। और यहां सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो माइनस में होती है, और जो कि ऐसा इसमें दे रखा है। अगर भाग देखे तो पावर को घटाना है, सीधी सी बात है, इंटू देखे तो पावर को जोड़ना है, और पावर के साइंस क्या है उससे मतलब नहीं है, उनका तो बाद में यूज करना ही है। पावर के साइंस क्या है, क्लियर पूरी बात। जैसे 50 की पावर -3 भाग 50 की पावर 15 इंटू 50 की पावर -18, तो ये बाबू 50 की पावर -3 है। इस इंटू भाग का मतलब पावर घटेगी 15, इंटू का मतलब पावर जुड़ेगी, और वो -18 है ही, सभी पावर माइनस में, -3 -15, और प्लस और माइनस की लड़ाई होती है -18, तो माइनस, अब ये -3 -15 -18, -18 और -18 -36, ओ हो, तो 50 की पावर -36, 50 की पावर -36, 50 की पावर -36, ओ हो, मजा आ गया, 50 की पावर -36, ये बात क्लियर हो गई। तो जिसका भी 50 की पावर -36 आंसर आया है वो बेस्ट है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। एक और क्वेश्चन दिया है ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम, डिवाइड वाली पावर घटेगी, इंटू वाली पावर जुड़ेगी, दिमाग में सेट कर लो, सीधा सा कंसेप्ट है। डिवाइड में यहाँ पे देख, बेस सेम है ना, सबका बेस सेम है ना, बस बेस सेम होना चाहिए। तो डिवाइड वाली पावर को घटाना, भाग वाली पावर को घटाना, इंटू वाली पावर को जोड़ना,
तो 30⁻⁻5। अब तक तो फोड़ दिया होगा हमारे कन खजूरों ने। पूरी क्लास अगर मैं बोलूं 30 की पावर कितना हो गया ये बाबू -5। और देखो डिवाइड वाली पावर घटेगी तो -17, और इनटू वाली पावर जोड़ेगी जुड़ेगी, और ये -16 है ये, और प्लस और माइनस माइनस होता है। तो -5 और -17 -22, ये प्लस और माइनस माइनस होता है, -22 और -16 -38। तो 30 की पावर -38, ये इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। चलिए, तो इसको देख के बिल्कुल घबरा मत जाना। विक्रय मूल्य की जगह जो जितना उसे तोलना था, मतलब जितना उसे देना था, और जितना उसने दिया, जितना उसने तोला, और जब आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा तो क्रय मूल्य की जगह वो लिखना जितना उसने तोला, और विक्रय मूल्य की जगह जितना उसे तोलना था। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वजन तोल रहा है। तो 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन उसने तोला कितना? 800 ग्राम ही तोला। इतना देना था, इतना ही दिया, निकल गया प्रॉफिट लॉस। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो भैया 1 रुपए का प्रॉफिट 4 पर, 1 रुपए का प्रॉफिट 4 पर, 1 रुपए का प्रॉफिट 4 पर, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया 4 पर गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि 25% का उसे प्रॉफिट हो गया। सीधा सा बात है। इसको करके बताओ पूरी क्लास। सॉल्व कर लेना इसको, कल हो गया मैं पूरा। This is impossible. एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 652 ग्राम ही तोलता है। भाई 1000 तोलना था, लेकिन 652 ग्राम ही तोला। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भाई 1000 तोलना था और 652 ग्राम ही तोला। 1000 ग्राम तोलना था, 652 ग्राम ही तोला। 1000 ग्राम तोलना था, 652 ग्राम ही तोला। इनको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, जितना मतलब जितना भी काटना चाहो। 4 एकम 4, 2 बज के 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 से कट रहे हैं ना। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 250। ओ हो। तो क्रय मूल्य 163, विक्रय मूल्य 250, और कट नहीं रहा है, अब इतना ही कट रहा है। 37 और 50 87। भैया 87 रुपए का लाभ, ये 87 रुपए का लाभ किस पर हुआ? 163 पर, और गुणा 100। तो भैया बताओ काटा पीटी करने के बाद क्या आंसर आया पूरी क्लास? काटा पीटी करने के बाद क्या आंसर आया, जल्दी से बताओ। 87 रुपए का लाभ 163 पर, तो 87 रुपए का लाभ दोस्तों 163 पर, काटा पूटी करने के बाद जल्दी से बताओ क्या आंसर आया। 87 रुपए का लाभ 163 पर, 87 रुपए का लाभ 163 पर, तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आया। 53.37। तो इसको जब काटोगे तो 53.37 आएगा, है ना। काट पीट के आंसर निकालना मस्त तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देने योग्य बात है, अब एक छोटी सी बात सुनना।
अगर मैं किसी संख्या में 12 का भाग दूं और शेषफल आ रहा है 1, तो कोई दिक्कत नहीं, आप शेषफल 1 ही लिखोगे। अगर मैं किसी संख्या में 12 का भाग दे रहा हूं और शेषफल आ रहा है 2, तो आप शेषफल 2 ही लिखोगे। अगर मैं किसी संख्या में 12 का भाग दे रहा हूं, शेषफल आ रहा है -1, अब अगर माइनस में शेषफल आ गया, अगर माइनस में शेषफल आ गया, पूरी बात ध्यान से सुनना, अगर माइनस में शेषफल आ गया तो फिर आपको 12 में से घटाना होगा 1 को, तो आपका शेषफल कहलाएगा 11। इनमें मत घटाना, कहीं इनमें घटा दो कि 12 में से 1 घटा दो, 12 में से 2 घटा दो, इनमें नहीं घटाना, इसमें ही घटाना है। 12 में से 1 घटा दो तो 11 ही बचेगा। अगर मैं किसी संख्या में 12 का भाग दूं और शेषफल आ गया -2, तो असली शेषफल क्या होगा? 12 में से 2 को घटा दो तो असली शेषफल होगा बाबू 10, तो असली शेषफल हो जाएगा आपका 10, असली शेषफल हो जाएगा 10। अगर मैं किसी संख्या में 13 का भाग लगाऊं और शेषफल बच रहा है बेटा -4, तो असली शेषफल क्या होगा? 13 में से 4 को घटा दो तो असली शेषफल हो जाएगा 9। चलो, इस सिद्धांत पे इन क्वेश्चनों को फोड़ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इस सिद्धांत पे, और चारों क्वेश्चन को हम बखूबी फोड़ेंगे, मजा आ जाएगा। चारों क्वेश्चन को बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली से फोड़ेंगे। एक 111 की पावर 2024 को 112 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 111 की पावर 2024 को 112 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब दिमाग लगाते हैं। 112 एकम 112, 112 से 1 कम है -1, और ये -1 की पावर 2024 भी तो है। दिमाग में एक बात सेट कर लेना, -1 की पावर अगर सम का मतलब होता है इवन, अगर -1 की पावर इवन संख्या है तो आपका 1 बनेगा, और -1 की पावर विषम संख्या है, विषम का मतलब ओड, तो ये बनता है -1। ये दो बातें आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। -1 की पावर सम है तो 1 बनेगा, -1 की पावर विषम है तो -1 बनेगा। अब देखो 212, 112 एकम 112, 112 से 1 कम, 1 कम, और -1 की पावर 2024 तो 1 ही बनेगा। ये -1 की पावर 2024 तो 1 ही बनेगा, -1 की पावर 2024 तो 1 ही बनेगा, -1 की पावर 2024 तो 1 ही बनेगा, क्योंकि सम संख्या है ना। -1 की पावर सम होता है तो 1 ही बनता, और 1 पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर माइनस में आता तो तब घटाता, मैं 1 पे कोई दिक्कत नहीं, एक आंसर करोगे आप। 30 सेकंड में फोड़ने हैं आपको ये क्वेश्चन, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड। पूरी क्लास 30 सेकंड में फोड़ो, पूरी क्लास सभी साथी 30 सेकंड में फोड़ो। एक 112 की पावर 2028, 112 की पावर 2028 को अगर मैं 113 से विभाजित करूं, आहा, 112 की पावर 2028 को अगर मैं 113 से विभाजित करूं, 112 की पावर 2028 को अगर मैं 113 से विभाजित करूं, 112 की पावर 2028 को अगर मैं 113 से विभाजित करूं, 113 एकम 113, एक कम, एक कम है, ये -1 की पावर 2028। अब चेक करो ये सम है कि विषम है? सम है, एक ही आंसर आएगा, खत्म। दिमाग लगाना इसमें, बुद्धि का प्रयोग करना, बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। बुद्धि विचलित हो गई, दिमाग 113 की पावर 2029 को अगर मैं 114 से विभाजित करूं, 2029 को 114 से विभाजित करूं, आहा, शेषफल बताओ। अब 114 एकम 114, 114 से 1 कम, 1 कम, 1 की पावर 2029,
तो ये -1 बचेगा, क्योंकि विषम है। -1 की पावर विषम -1 देता है। और कभी भी माइनस, अब एक आंसर मत दे देना, क्योंकि -1 आ रहा है। जब आपका माइनस में आंसर आए तो इसमें से घटाना है। 114 में से 1 को घटाओगे, असली शेषफल 113 होगा, इसमें ये वाला शेषफल होगा। जब माइनस में आ जाए तब घटाना, प्लस में आए तब मत घटाना, माइनस में आए तब घटाना, प्लस में आए तब मत घटा देना। चलिए, तो -1 ऑप्शन में दिख रहा है, -1 वाला धतूरो, -1 दिख रहा है कहीं ऑप्शन में। मुझे लग रहा है इनका -1 आएगा, तो आंसर 1 ना करिए। 122 की पावर 2025 को अगर मैं 123 से विभाजित करूं, 122 की पावर 2025 को अगर मैं 113 से विभाजित करूं, 123 से विभाजित करूं, 123 एकम 123, एक कम, और 1 की पावर 2025 का मतलब होता है -1। विषम है ना, विषम पे तो -1 बनेगा, -1 है तो घटा देना। 122 आंसर सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, 122 इज द राइट आंसर। यदि एक घन का आयतन 4096 है, यदि एक घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, 4096 16 का क्यूब होता है, उस घन का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a²। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला है वो है 6a²। यदि एक घन का आयतन 4096 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पूरी क्लास ध्यान से देखना। यदि एक घन का आयतन 4096 है, आयतन का मतलब होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब है 4096, भुजा का क्यूब है 4096। आहा हा हा, 4096 होता है 16 का क्यूब, 4096 होता है 16 का क्यूब। क्यूब से क्यूब खत्म, तो a का वैल्यू बनेगा 16। अगर पूछा जाए कि भुजा कितनी है 16, वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, 6a² पूछा है, और a की वैल्यू 16 आ गई। 16 का स्क्वायर होता है 256, और 6 का 6 से गुणा करूंगा 36, इकाई अंक 6, ये रहा इकाई अंक 6। 256 का 6 से गुणा करूंगा, मत करना ना, इकाई अंक का प्रयोग करना। अब एक बेहतरीन बात बताता हूं। अच्छा, ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनको गुणा करने पर 30 और जिनको जोड़ने पर 11। दिमाग लगाओ। ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनको गुणा करने पर 30 और जोड़ने पर 11 आया। देखते हैं सोच पाते हो कि नहीं। वैसे द्विघात समीकरण बनता है यहां पर, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनको गुणा करने पर 30 आए, जिनको जोड़ने पर 11 आए। बहुत बढ़िया। तो 6 और 5, बहुत बढ़िया दिमाग लगा लिया आपने। 6 और 5 11, 6 5 30, बस। बाप रे बाप, क्वेश्चन ऑफ द डे है ये। मेरा छोटा भाई एक पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर। पतंग हमेशा याद रखने, पतंग होती है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होती है पतंग, समचतुर्भुज, रोम्बस, रोम्बस होती है ना। अब उसने पतंग नाम दे दिया, उसने रोम्बस नाम नहीं दिया। अभी सबसे पहली उसने चालाकी करी कि उसने पतंग नाम दे दिया, रोम्बस समचतुर्भुज नाम नहीं दिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ये पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, अगर आप 1/2 विकर्णों का गुणा करोगे तो क्षेत्रफल आ जाएगी, जो कि दे रखा है 15। क्षेत्रफल दे रखा है 15। अब 2 का 15 से गुणा करूंगा तो बाबा कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना। तो d1 इंटू d2 बराबर 30। आहा हा हा। और विकर्णों का योगफल दे रखा है 11, विकर्णों का योगफल दे रखा है 11। अब यहां से दो ऐसी वैल्यू सोचनी है
कि जिनको गुणा करने पर 30 आए, ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनको गुणा करने पर 30 आए, जिनको जोड़ने पर 11 आए। तो 6 और 5, 6 पंजे 30 और 6 और 5 11। ये सोचनी पड़ेगी आपको, नहीं तो द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये रहे विकर्ण 6 और 5, खत्म। मस्त क्वेश्चन था, दो वैल्यू ऐसी सोचना मजा आ जाए, दो वैल्यू ऐसी सोचना। क्वेश्चन कैसा लगा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ। मेरा छोटा भाई पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्णों का योगफल 13 है। तो पतंग मतलब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, जो कि दे रखा है 20। और 20 का 2 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 40। 20 का 2 से गुणा करूंगा ये वैल्यू बनेगी 40। और विकर्णों का योगफल दे रखा है बाबू 13। विकर्णों का योगफल दे रखा है बाबू 13। आहा, ऐसी दो वैल्यू सोचो जिनको गुणा करने पर 40, जिनको जोड़ने पर 13। 8 पंजे 40 और 8 और 5 13। खत्म। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन था ये तो। 92 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर। शिकारी बैच में बेटा एसएससी जीडी के लिए 60-70% हो गया। 70% मान के चल, कितनी देर से कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। नाइन्टी टू सेंटीमीटर व्यास, व्यास है 92, तो बेटा भुजा कितनी हो जाए, वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 46। पाई की वैल्यू कितनी है बाबू 22/7। 46 46 46 46। चलो 46 करो, 46 और 46 लगभग लगभग वैल्यू आएगी यार इसकी, है ना? कोई बताएगा लगभग वैल्यू कितनी आएगी? लगभग लगभग वैल्यू बता दो, लगभग कितनी आएगी जल्दी से बताओ पूरी क्लास। कैलकुलेशन करो इसमें। इसमें कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि वैल्यू तो आ ही नहीं रही है इसमें। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। कितना आ रहा है? एक बार मैं चेक करता हूं। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है बाबा। छब्बीस हजार छह सौ एक आ रहा है भाई, तो 26,601 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन का फॉर्मूला यही है, कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। और टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कुछ इसमें, कि कुछ ऊंच नीच हो गया है मेरे ख्याल से।
पता नहीं चल रहा क्या ऊंच नीच हुआ है। अच्छा एक बार इसको है ना 42 लेके देखो एक बार, 42 लेके देखो एक बार। 42 से आ रहा है क्या? 42 का मतलब 21, 21 त्रिज्या हो जाएगी। 7 से 21 को काटो 3 बार, 22 चौक 88, 21 ती 63, 3 अट्ठे 24, हासिल लगी 2, 3 अट्ठे 24, 6 48, 24 और 48 72, 72 और 6 48, 8 24 और 48, 24 और 48 72 और 2 74, 7 6 48 और 48, 48 और 7 55, इससे भी 5544 आ रहा है। सिली मिस्टेक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक है। चलिए फॉर्मूला पता चल गया ना, फॉर्मूले के आधार पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया और कुछ नहीं हुआ। और ऐसे पता नहीं चलता कि क्या क्या था, वो नंबर क्या था, बहुत सारी संभावना है। 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। हमारा क्या चीज है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दोनों की चाल है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में दोनों की चाल जुड़ती है, हमेशा याद रखना, विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी, विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी। 185 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 9.9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही व्यक्ति को 6 सेकंड में। तो ट्रेन की चाल निकालनी है, ट्रेन की चाल निकालनी है, व्यक्ति की चाल है 9.9, ट्रेन की लंबाई है 185 और कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है। और आंसर दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। देखो ये तो किलोमीटर पर आवर में है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, ये मीटर पर सेकंड में है ना। देखो ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, आंसर किसमें दे रखा, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है आपका। तो ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको मत करना, इसको करो। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा आपको। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 3 बज गया, 5 सत्ते 35, 37, 3 सत्ते 21, 2 3 तिया 9 और 2 11, 111। 111 में 9.9 को घटा लो, 111 में 10 को घटाया 101, 101.1 आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसे ही है, 101 के करीब आंसर आ जाएगा। चलो ये 101 आंसर लिखता हूं। 111 में लगभग 10 घटाओगे 101 ही तो आएगा, 101। 101 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट फटाफट। समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 101 किलोमीटर, एक ही दिशा में चल रही है, 101 किलोमीटर प्रति घंटे और 71 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाती है। समान लंबाई की है दोनों। तो पूरी क्लास चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दोनों की चालों को घटाना है क्योंकि एक ही दिशा है, 101 में से 71 गया तो 30 आ जाएगा। दोनों की लंबाई जुड़ेगी, दोनों की समान लंबाई है, लंबाई दोनों की जोड़ो, एल और एल कितना हो गया 2L, और कितने सेकंड में पार कर रही है, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर रही है। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, 5/18 से गुणा करके। 18 से 18 खत्म, 2 से 30 को काटो 15, 15 5 75, तो हर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 75 मीटर, हर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी